नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। चंडीगढ़ में किसानों के साथ वार्ता की मेज पर आज सरकार नहीं बल्कि सत्ता का वो गुरूर बैठा है, जिस गुरूर ने पिछले 70 सालों के दरमियान किसानों को एक वोट बैंक समझा। वोट बैंक समझने के बावजूद पूर्व की सरकारों ने किसानों के साथ सहानुभूति तो बरती। पंडित नेहरू ने यहां तक कहा कि सब कुछ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन अब सब कुछ देंगे, सब कुछ पर आश्वासन देंगे। एमएसपी गारंटी की बात मत करो, स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात मत करो। स्वामीनाथन फॉर्मूले की जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो किसी मंत्रालय की वेबसाइट से अचानक दिखना बंद हो जाएगा। तो क्या वेबसाइट से दिखना बंद हो जाने से स्वामीनाथन फॉर्मूला इस देश के किसानों की नजरों से दूर हो जाएगा? और क्या उससे सियासत को उसी दौर में उसी प्रकार से पलटाने की कोशिश कामयाब हो जाएगी जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल चल रहा था? खबरें तो आज शंभू बॉर्डर से ही है। खबरें तो आज शंभू बॉर्डर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी है। शंभू बॉर्डर से जहां एक तरफ इस देश का अन्नदाता सत्ता में बैठे हुए लोगों को ललकार रहा है, अपनी जायज मांगों के लिए सत्याग्रह कर रहा है, और उस ललकार में एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। लेकिन उसी अधिकार की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ जब बैठती है, 2 नवंबर से जो फैसला पेंडिंग है वो फैसला आता है, तो एक तरफ जहां चुनाव में किस तरीके से धन बटोरा जाए, किस तरीके से किस कॉरपोरेट के साथ मिलकर के अंदर खाने खेल खेला जाए और उसके एवज में उस कॉरपोरेट को सत्ता मिलने के बाद उसे मुनाफा दिया जाए, यह खेल कानूनी रूप से चल रहा था। दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली के जमाने में आया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आया। पैसा देने वाले का नाम पता नहीं, लेकिन जिसे दिया जाएगा उस तक पैसा पहुंच जाएगा। और 5-6 सालों का खेल देखें तो 6,338 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को गए, तो 1100 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को आए, और बाकी पैसे छोटे छोटे राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय दलों में बंटे। सवाल यह है कि राजनीतिक चंदे के मामले में जब शुचिता की बात सुप्रीम कोर्ट करता है तो शंभू बॉर्डर से इस देश का किसान अपने आर्थिक हितों की, अपने संरक्षण की और राष्ट्र की मुख्य धारा में मौजूदा दौर की वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में अपनी आय वृद्धि के एक टूल के तौर पर भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को देखता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दोनों को लेकर आज जो ऐलान हुआ, जो ऐलान शंभू बॉर्डर से किसानों का हो रहा है, कई दिनों से चल रहा है, और जो ऐलान सुप्रीम कोर्ट से फैसले के रूप में आया, उसने साफ साफ कहा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने तो साफ साफ कर दिया, इस देश में चुनाव के लिए जिस प्रकार से कानूनों को संसद के रास्ते से तोड़ मरोड़ किया गया, जिस प्रकार से खेल खेला गया, आईटी एक्ट में संशोधन, गोपनीयता के नाम पर संशोधन, इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन, कंपनी एक्ट में संशोधन, जो कंपनी एक्ट साफ साफ कहता था कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में उन्हें मेंशन करना होगा कि किसे कितना दिया, लेकिन उसमें भी गोपनीयता। तो आखिर पैसा कहां से आ रहा था? और जनता को यह जानने का हक नहीं है। यह बात इस देश के बड़े से बड़े सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में बहुत अट्टहास के साथ करते हुए दलीलें दे रहे थे कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पैसा देने वाला कौन है। आज सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों की संविधान पीठ में, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ यानी मुख्य न्यायाधीश भी थे, साफ कर दिया कि जनता को सब कुछ जानने का हक है। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करना है। 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को सारा डेटा उपलब्ध कराना है। तो आज 15 फरवरी को जब हम आपसे मुखातिब हैं तो कल यानी 16 फरवरी को एक तरफ किसानों का भारत बंद है, और उसके बाद किसे कितना पैसा मिला, क्या हुआ, कैसे आया, ये सारी चीजें 13 मार्च को साफ होंगी। तो 16 फरवरी के भारत बंद से लेकर 13 मार्च को जब अंतिम तारीख सर्वोच्च न्यायालय ने दी है चुनाव आयोग को कि चंदा देने वाला कौन, लेने वाला कौन, इन सारी चीजों को अपलोड करे, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, तब जाकर चीजें साफ होंगी कि आखिर किसने क्या दिया।
लेकिन इसी लेने और देने के खेल में वो सारे राजनीतिक दल बेनकाब होने जा रहे हैं जिन्हें बेनकाब करने के लिए लंबे समय से सिविल सोसाइटी लड़ रही थी। लेकिन इस खेल के बीच में जब लोकसभा चुनाव आके खड़ा हो जाए और चुनाव के पहले जब इस देश का किसान आकर सड़कों पर खड़ा हो जाए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को यह कहना पड़े कि सड़क पर चलना लोगों का अधिकार है, प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, और उस दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो उक्ति किसानों के बीच आकर खड़ी हो जाए कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। क्या वाकई संसद आवारा हो गई है? क्योंकि इसी संसद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी, इसी संसद ने एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को मंजूरी दी थी, और इन दोनों को अलग अलग समय पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किए गए इन दोनों कानूनों को अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया, असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, और कई दूसरे कानूनों के कुछ क्लॉज को भी खारिज करने का काम किया। तो खारिज करने के दौर में, असंवैधानिक रूप से संसद का इस्तेमाल करने के दौर में यदि जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, तो उनकी मांगों को लेकर के सरकार को वार्ता के टेबल पर आना ही पड़ता है, चाहे पीयूष गोयल हो या अर्जुन मुंडा हो या नित्यानंद राय हो। देश के किसान जीतन राम मांझी नहीं है जिनके 4 विधायकों के लिए उन्हें मनाने के लिए नित्यानंद राय को भेजा गया और मामला सेट हो गया। यह इस देश का आंदोलन है, और आंदोलन हमेशा सड़कों पर होता है, और सड़कों पर जब आंदोलन होता है तो सत्ता को पीछे लौटना पड़ता है। याद रखिए, संघर्ष कभी पीछे नहीं लौटता, सत्ता पीछे लौटती है, और सत्ता के पीछे लौटने का इतिहास रहा है। और सत्ता जब जनता के बीच में भी पीछे लौटने की स्थिति में हो, सत्ता जब सुप्रीम कोर्ट में भी पीछे लौटने की स्थिति में हो, तो इंतजार कीजिए 13 मार्च की तारीख का, जो किसी राजनीतिक रूप से कहा जाए तो जलजले से कम नहीं होगा। एक बड़ा राजनीतिक जलजला कि हमाम में सभी नंगे हैं। किसने किससे पैसा लिया, किसको किस कॉरपोरेट ने पैसा दिया, कहीं हवाला धन तो नहीं आया था, जिस वजह से सीक्रेसी की बात थी, जिस वजह से गोपनीयता की बात थी। लेकिन गोपनीयता की बात किसानों के बीच नहीं चलेगी। और जो शंखनाद 13 फरवरी को किसानों ने सिंघू बॉर्डर से किया, और अब वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस पर आज की वार्ता बहुत कुछ तय करेगी। तो वार्ताओं के इस दौर में सियासत को प्रभावित करने की जो कला नेताओं के भीतर है, संभवतः वो किसानों के भीतर नहीं है, संभवतः वो सिविल सोसाइटी के भीतर नहीं है, और संभवतः ये उन लोगों के बीच भी नहीं है जो लोकशाही को नए सिरे से नियंत्रित करने की परिपाटी गढ़ रहे थे। एक ऐसी परिपाटी जिसमें किसानों के विवादास्पद कानून बन के आते हैं और सीधे सीधे संसद में पास करा लिए जाते हैं। एक ऐसी परिपाटी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक पूरी सीरीज चलानी पड़ जाती है संविधान पीठ बनाने की। 2014 के पहले आपने सुना होगा कि कभी कभार किसी मुद्दे पर संविधान पीठ बनी, और सरकार की करतूतों की वजह से तो कम ही बनी। लेकिन 2014 के बाद के दौर को देखिए, एनजेएसी पर संविधान पीठ, राइट टू प्राइवेसी पर संविधान पीठ, दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर संविधान पीठ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर संविधान पीठ, महाराष्ट्र में दल बदल के मामले पर संविधान पीठ, अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर की भूमिका पर संविधान पीठ, जिसे नाबाम रेबिया जजमेंट कहते हैं। मतलब दर्जन भर से ज्यादा संविधान पीठ सत्ता और संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग की वजह से पैदा हुआ। 370 के मुद्दे पर संविधान पीठ, धारा 370 के मुद्दे पर, तो संविधान पीठ आने वाले वक्त में ईडी के दुरुपयोग के, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी बन जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं, आरोप बस कोई लगा दे, कोई अप्रूवर बन जाए, मौखिक रूप से बिना किसी सबूत के किसी का नाम ले ले कि इसको इतने पैसे दिए थे और इसने इतने पैसे मांगे थे, वो व्यक्ति जेल में होगा जिसके ऊपर आरोप लगेगा। तो इस तरह के ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ कोई और संविधान पीठ बन जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि किसानों के मुद्दे पर इस देश में, एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर इस देश में, फंडामेंटल राइट्स के इंप्लीमेंटेशन के मुद्दे पर इस देश में कब बनेगी संविधान पीठ। उम्मीद है कि संविधान पीठ बनाने की प्रक्रिया को जिस वजह से पैदा हो रही है, वो वजह मौजूदा दौर में सत्ता का एकाधिकारवाद है। और सत्ता का एकाधिकारवाद 1989 से 2014 के 25 सालों के गठबंधन के युग में किसी दल का देखने को नहीं मिला। न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली सरकारें बनी, बनती रही, चलती रही, और जीडीपी रफ्तार से, अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। ग्लोबल मेल्टडाउन यानी लेमन क्राइसिस के बाद
आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में मंदी आने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर बनी रही, जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर बना रहा। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जिन किसानों ने इस देश को बचाया, जिस एग्रीकल्चरल यानी प्राइमरी सेक्टर ने देश को बचाया, उन किसानों को एकदम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह से वहां बाड़ेबंदी की जाएगी। और बाड़ेबंदी का जवाब इस देश के किसान आज से नहीं, आजादी के आंदोलन के पहले से देते रहे। तो अब क्या होगा, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का गड़बड़ झाला, सब कुछ सामने आएगा। सत्ता को झुकना पड़ेगा, और झुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है। याद रखिए, चुनाव के समय बड़ी से बड़ी सत्ता का गुरूर आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाता है। तो देखते हैं मौजूदा दौर में सत्ता का गुरूर बड़ा है या किसानों का आत्मबल ज्यादा बड़ा है। मौजूदा दौर में सत्ता की अपनी संधियां और दुर्भिसंधियां ज्यादा बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट के संविधान का पालन करवाने की जो मानसिकता बनी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार है, जो संरक्षण का दर्जा संविधान के लिए उसे हासिल है, वो ज्यादा बड़ा है। इन्हीं सारे सवालों के बीच याद रखिए, कल यानी 16 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच की तारीख तय होनी है। और 13 मार्च के दिन को भी याद रखिए कि कौन कितने पानी में है, कौन किससे कितना पैसा लिया। लेकिन फिलहाल तो शंभू बॉर्डर के पास से, क्योंकि वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो थोड़ा 2-4 किलोमीटर अलग हटकर किसी सेफ जगह से हम आपके लिए ये सारी खबरें दे रहे हैं। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे और इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।